सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का हमारा टॉपिक है कि मार्केट कहां तक ऊपर जा सकती है, या मार्केट अगर क्रैश नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, और मार्केट अगर लगातार ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, नीचे क्यों नहीं जा रही है। जब मार्केट अच्छा, ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो मार्केट इतना अच्छा कैसे कर सकती है, मार्केट को ड्राइव कौन करता है, और मार्केट लगातार क्यों ऊपर चली जाती है। डेली 3-4 दिन से भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ड्यूरिंग द डे नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है। यूरोप से लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं फिर भी मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट है क्या। देखो, एक चीज तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्केट आपके और मेरे चलाने से कभी नहीं चलती। मार्केट को जो चलाने वाले होते हैं वो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और वो रिटेल इन्वेस्टर्स के भरोसे नहीं होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स में उतना फ्लो ही नहीं है, उतना उनका पैसा ही नहीं है कि मार्केट चल सके। देखो, रिटेलर्स का पैसा भी मार्केट में जाता है और बड़ी तादाद में जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों का ही पैसा लगता है, लेकिन रिटेलर्स का पैसा मार्केट में घूमकर लगता है। घूमकर किस तरीके से लगता है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी लगता है, वो दूसरे जो बाकी फंड्स हैं या फिर पीएमएस हैं उनके थ्रू भी लगता है। तो वो डायरेक्ट उनके जरूरी नहीं कि रिटेलर्स अपने आप से डायरेक्ट इक्विटी में काम करते हो। डायरेक्ट इक्विटी में बहुत ज्यादा रिटेलर काम नहीं करता है, और शायद यही रीजन है कि या तो वो पैसा खो देते हैं या फिर उनका बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता है। पैसा खो क्यों देते हैं? क्योंकि वो जब इक्विटी में काम नहीं करते हैं तो शायद एफ&ओ में करते हैं, या फिर वो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हैं तो वहां पर जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनकी कमीशन भी होती है, और उनका कुछ स्ट्रक्चर्ड वे है काम करने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा किसी भी शेयर में इमीडिएटली एंटर नहीं कर सकते और एग्जिट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द बिग साइज। तो वहां पर बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आ पाती, और वो बहुत ज्यादा सेफ गेम खेलते हैं। सेफ इन द सेंस कि वो इतना डाइवर्सिफाई करके चलते हैं कि जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड हाउसेस की वो सीधी सीधी मार्केट के सेंसेक्स और निफ्टी से रिफ्लेक्ट करती है कि अगर मार्केट नीचे भी चली जाए ना, और मार्केट के नीचे जाने के साथ में म्यूचुअल फंड भी नीचे चले जाए, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क ना लग सके, वो सीधा सीधा जवाब दे सकें। जब मार्केट नीचे गई है तो आपका म्यूचुअल फंड भी नीचे जाना ही था, और जब मार्केट ऊपर आ जाए तो आपका म्यूचुअल फंड भी ऊपर आना था। तो बेसिकली उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ये अपने आप से ऑटोमेटिक ग्रोथ है जो होती है। लेकिन हाँ, एक चीज म्यूचुअल फंड में लगाने का फायदा यह है कि अगर म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे तो खुद से तो सट्टेबाजी करने का मन होता है ना, कि बेकार कंपनीज में पैसे लगा लिए, या फिर ऑप्शन कर लिया, फ्यूचर कर लिया, जल्दी कमाने के चक्कर में मींस 1 के 10 गुने हो जाएं एक साल में। तो वो सब करने से अच्छा है कि म्यूचुअल फंड में ही पैसे लगा लें, वो तो एक अलग बात है। तो अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि मार्केट जो गिरती नहीं है और गिरने से पहले जो ऊपर चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? मैं एक बेसिक नेचर जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटी काम करती है ना, कि नीचे से ऊपर उठाने में ताकत लगती है और ऊपर से अगर छोड़ दें तो नीचे गिर जाती है, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ग्रेविटी रिवर्स गियर में चलती है, बिल्कुल अपोजिट काम करती है कि ऊपर से नीचे लाने में उसको जोर लगाना पड़ता है, और वापस से जैसे छोड़ेंगे तो वो ऊपर चली जाती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जो बेसिक नेचर है मार्केट की वो ऊपर जाने की है। अब बेसिक नेचर मार्केट के ऊपर जाने की क्यों है, इस चीज को मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर आने या जाने वाले वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस में 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। बेसिकली 3 बड़े फैक्टर्स हैं मार्केट को चलाने में। एक एचएनआईज होते हैं, एक एफआईआई होते हैं, और एक डीआईआई होते हैं। डीआईआई में हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक म्यूचुअल फंड हाउसेस या एलआईसी वगैरह वो हैं। एफआईआई में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, और एचएनआईज में हमारे एफपीआईज भी आते हैं और इंडियन एचएनआईज भी आते हैं। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मींस रिच लोग जो अकेले इंडिविजुअल रूप में काम करते हैं। एफपीआई मींस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ये एक तरीके से एफपीआई और एचएनआईज ही होते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या बाहर के हों। एफआईआई एंड डीआईआई, तो मार्केट को चलाने वाले सिर्फ ये लोग होते हैं। अब इसमें जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं वो 2 लोग काम करते हैं। एक तो होता है आपका डीआईआई, एक होता है एफआईआई। क्योंकि एफआईआई या डीआईआई इनके अपने पैसे नहीं होते, ये क्लाइंट का पैसा लगाते हैं और उन पैसे से पैसा कमाते हैं, अपनी एक फीस रखते हैं और आगे क्लाइंट को प्रॉफिट के साथ दे देते हैं। अब जितनी भी इनकी फीस होती है जनरल केसेस में वो इनकी प्रॉफिट लिंक्ड होती है। अब प्रॉफिट लिंक्ड कैसे होती है? अब अगर हम डीआईआई की बात करने लगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, इनकी तो फीस फिक्स होती है एक्सपेंस रेशो के रूप में। अब एक्सपेंस रेशो का भी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी से सीधा सीधा लिंक है। कैसे? कि अगर किसी इस फंड में, किसी स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए का अगर वो फंड है और मार्केट के गिरने की वजह से अगर वो 7,000 करोड़ का रह गया, तो जो 1.5% चार्ज
होगा ना वो 7,000 करोड़ पे होगा। तो 7,000 करोड़ पे 1.5% होता है आपका 105 करोड़, तो 105 करोड़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद में लेकिन अगर मार्केट ऊपर आने की वजह से ये 10,000 करोड़ होता है तो उसके ऊपर 1.5% होता है 150 करोड़। तो जो 45 करोड़ का गैप है ना, इस गैप को अगर वो नीचे रहने देंगे मार्केट को तो उनकी रेवेन्यू 45 करोड़ से कम हो जाएगी। और म्यूचुअल फंड कंपनीज, इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम होता है। मतलब जितना रेवेन्यू आता है ना उसका एक छोटा सा हिस्सा ही खर्चे में जाता है, बाकी सारा का सारा नेट प्रॉफिट होता है। अगर इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझना है तो आप इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन में जाकर देख सकते हैं। एचडीएफसी, एएमसी या फिर जो अपना निप्पो एसेट मैनेजमेंट है, इनकी बैलेंस शीट में जाकर देख सकते हैं कि अगर उनकी रेवेन्यू 1,000 करोड़ से इंक्रीज हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगा। तो 50% से ज्यादा का उस चीज में इंपैक्ट आ जाता है। तो अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस को में जो फंड मैनेजर्स हैं, अब जो फंड मैनेजर्स हैं उनका जो इंसेंटिव होता है वो कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है और फंड की परफॉर्मेंस पे होता है। तो अगर फंड मैनेजर ने अपने इंसेंटिव को बढ़ाना है तो उसकी एनएवी को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर एनएवी को बढ़ाना है तो उन्होंने मार्केट को ऊपर लाना पड़ेगा। अब सेम चीज एफआईआई के केस में होती है। एफआईआई में भी जैसे गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, मैक्वेरी या फिर बार्कलेज या फिर बैंक ऑफ अमेरिका, ये जितने भी एफआईआईज हैं इसमें भी बाहर के जो फॉरेनर्स हैं उनके पैसे लगे होते हैं, बड़े लोगों के पैसे लगे होते हैं। और जब वो मार्केट में काम करते हैं तो वहां भी उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कमाकर देना होता है। अगर वो क्लाइंट्स को कमाकर नहीं देंगे तो उनका पैसा वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। अब कमाकर देने का तरीका क्या है? कमाकर देने का तरीका यही है कि जो एनएवीज हैं वो ऊपर आए। अब एनएवी ऊपर कैसे आएंगी? एनएवी ऊपर लाने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि शेयर के प्राइसेस ऊपर आए, मार्केट ऊपर आए। तो मार्केट नीचे चली जाती है पैंडेमिक के केस में, या फिर एक ग्रुप बनाकर मार्केट को नीचे लाया जा सकता है कि अपने ऊपर की पोजीशन को थोड़ा सा हल्का किया जाए, सबसे टॉप पर ले आकर वहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए, मार्केट को नीचे लाया जाए, शॉर्ट पोजीशन में पैसा कमाया जाए, और उस शॉर्ट पोजीशन में जितना पैसा कमाया है उसको नीचे से स्टॉक्स में फिर से खरीदारी की जाए और सारा का सारा सब कुछ ऊपर लेकर आया जाए। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में कभी भी उतना काम नहीं होता और उतने पैसे नहीं बनते जितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बनते हैं, क्योंकि जितने हेज फंड्स होते हैं वही फंड सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं, लेकिन जो प्योर इक्विटी फंड होते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ तभी अच्छी हो सकती है जब पूरी की पूरी मार्केट को ऊपर लाया जाए। तो यही रीजंस हैं कि मार्केट नीचे तो आती है लेकिन फाइनली ऊपर चली जाती है। अब बात यह आती है कि जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो इकोनॉमी अच्छा नहीं करने के बावजूद ये स्टॉक मार्केट ऊपर कैसे चली जाती है? देखो, स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने का या नीचे जाने का शेयर प्राइस से लिंक होता है, कंपनी के नेट प्रॉफिट से डायरेक्ट लिंक नहीं होता। अगर कंपनी के डायरेक्ट लिंक होता तो फिर तो ये 15 के पीई पर, 16 के पीई पर, 50 के पीई पर, 20 के पीई पर, 5 के पीई पर, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना। फिर तो सीधी सी बात है कि जितनी बुक वैल्यू है उतने का शेयर प्राइस है। बुक वैल्यू अगर 5 रुपए से बढ़ी है, 50 रुपए की कोई चीज थी और 15% का नेट प्रॉफिट उसमें ऐड हो गया, आपका बुक वैल्यू अगर सपोज फिर हमारी 55 रुपए या 57 रुपए हो गई तो आपका शेयर भी 57 रुपए हो गया, 57 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे के फ्यूचर ग्रोथ को दिखाया जाता है कि शायद यहां से इस कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, और उस एंटीसिपेशन में शेयर प्राइस चलता है। अब अगर वो एंटीसिपेशन नहीं है ना, वो एक्चुअल फिगर्स तो है नहीं। अब 2 साल बाद क्या होना है कि शायद यहां पर कोरोना भी खत्म हो जाएगा, जो पेंडेमिक है ये भी खत्म हो जाएगा, कोविड भी खत्म हो जाएगा और सब चीजें बहुत अच्छी चलेंगी, तो इसलिए बढ़ा दो। अब शेयर प्राइस को बढ़ाने का सिंपल सा मैं आपको एक बात बताता हूं। सपोज 100 करोड़ की कंपनी है, इस चीज को ध्यान से समझना कि शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है बिना कुछ भी अच्छा हुए। 100 करोड़ की सपोज कंपनी है, अब 90 करोड़ तो मार्केट में प्रोमोटर्स के पास हैं, डीआईआई के पास हैं, एफआईआई के पास हैं, सपोज ये इनके पास हैं। 10 करोड़ हैं वो रिटेल में जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास है। अब पब्लिक के पास सपोज बहुत कम शेयर्स हैं और पब्लिक लेकर बैठी है क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, कुछ भी नहीं बताया जा रहा, वो अपनी समझ से लेकर बैठे हैं। अब एफआईआई के पास 20% है, डीआईआई के पास 20% है, 10% पब्लिक के पास है, 50% अगर प्रोमोटर्स के पास है। अब डीआईआई और एफआईआई को अगर अपने उस पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू अगर इंक्रीज करनी है, क्योंकि उसी के ऊपर उनकी फीस है और उसी के ऊपर कंपनी के भी प्रॉफिटेबिलिटी है और उसी के बेस पर क्लाइंट को भी पैसा जाना है, तो क्या करना होगा कि 100 रुपए का मान लो शेयर प्राइस है। अब 100 रुपए के शेयर प्राइस को 101 रुपए पे बेचने के लिए लगाया। अब क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा तो दूसरे डीआईआई ने उसको 100 पर खरीद लिया। अब इस डीआईआई ने 100 रुपए पर इसको 101 का खरीद लिया। अब इसको 101 पर खरीदकर 102 पर बेचने के लिए लगाया, दूसरे ने 102 पर खरीद लिया। मतलब आपस में इस तरीके से ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाती हैं और
शेयर प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है। फिर फाइनली रिटेलर्स को लगता है ओ यार ये तो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, ब्रेकआउट हो गया है, ये हो गया है, चैनल फॉर्मेशन है, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, ट्रायंगल पैटर्न है, रिजल्ट इतने अच्छे हैं, उसके बाद में सेलर गायब हो जाता है और स्पीड से प्रॉफिट ये शेयर प्राइस बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट करना होता है और जहां भी ये प्रॉफिट बुकिंग आती है वहां उस चीज को रोक लिया जाता है। रोक लिया कैसे जाता है कि पब्लिक बेच रही है, ठीक है बेचने दो, वी आर बाइंग। उसके बाद में जब पब्लिक के पास से निकल जाएगा, मेजोरिटी निकल जाएगी, उसके बाद में फिर से वही सिचुएशन शुरू हो जाएगी, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में। तो ये सारी चीजें आराम से चलती हैं और ये हो क्यों पाती है? अब इसके पीछे ये बात आती है कि इसके पीछे सेबी कंट्रोल क्यों नहीं करता या फिर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज पे एक्शन ले नहीं सकती, क्योंकि इस चीज को अब एक चीज बताओ ना, अगर मान लो मैंने कोई चीज 101 रुपए की खरीदी और मैं 102 की बेचना चाहता हूं तो गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कह सकती, इट्स माय राइट टू सेल इट एट 102। अब अगर 102 पे सामने वाले ने खरीदा, उसके बाद में वो 103 पर मुझे बेचना चाहता है और मुझे आज की डेट में लगता है कि 103 पर मुझे खरीद लेना चाहिए और मैंने खरीद लिया, तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं कह सकती और सेबी भी इस चीज को नहीं कह सकता कि आपने जब पहले 101 पर इसको बेच दिया था तो अब 103 पे कैसे खरीद सकते हो। मुझे लगता है कि अभी 103 पे मुझे वैलिड बाइंग लगती है। पहले मेरे पास रीजंस थे कि 101 पर मुझे बेच देना चाहिए था, अभी मेरे पास रीजंस हैं कि मैं 103 पर इसको खरीद लेता हूं। तो ये एक इस तरह की बात है कि आंखों के सामने सब कुछ होता है, लेकिन कोई इस पर कोई भी इलीगल तरीके से इस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये लीगल है या इलीगल है। ये बिजनेस है और बिजनेस ऐसे ही चलता है, और चाहे वो किसी भी चीज का बिजनेस हो, चाहे वो हमारा फ्यूल हो, अगर हम डीजल और पेट्रोल की बात करें तो ये तो चलो रिफाइंड प्रोडक्ट हो गए, लेकिन अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी तो यही होता है कि रेट्स अचानक से $30 से $100 हो जाते हैं, 100 से 60 आ जाते हैं, 60 से फिर 10 आ जाते हैं, और इस बार तो पैंडेमिक में माइनस में ही आ गए थे, जो वर्ल्ड में पहली बार देखा गया था। तो ये इस तरीके से काम करती हैं और मार्केट इसीलिए नहीं गिरती है क्योंकि यहां पर एफआईआई और डीआईआई इन सब की फीस और इन सब की इनकम मार्केट में एनएवी के ऊपर डिपेंड करती है, और एनएवी तभी बढ़ती है जब मार्केट ऊपर होती है। तो इस चीज को छोड़ना बिल्कुल, इस चीज को बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मार्केट में, इकोनॉमी में बहुत कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मार्केट ऊपर कैसे जा सकती है, इकोनॉमी बेकार है, मार्केट ऊपर कैसे जा सकती है। मैं बताता हूं, मार्केट यहां से कहीं भी जा सकती है। अगर आपको याद हो, मैंने करीब 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें निफ्टी तब 12,500 के आसपास थी, और मैंने टेक्निकली उसके ब्रेकआउट को कंसीडर करके एक ये एंटिसिपेट किया था कि निफ्टी यहां से 18,000 जा सकती है अगले एक साल में, यानी कि 2021 में। तो काफी इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी आए थे और काफी लोगों ने यह भी बोला था कि विवेक भाई ऐसे कुछ भी थोड़ी होता है। मैंने यही चीज कही थी कि ऐसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मार्केट को जब खींचना शुरू करता है ना ऑपरेटर, तो किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता है, सबके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कैश बैलेंस रह जाता है और शेयर प्राइस ऊपर निकल जाता है। और जब निफ्टी 18,000 पहुंच जाएगी ना, बिलीव मी, तब जब सब फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो फैक्टर होता है ना कि यार हम ही पीछे रह गए, बाकी सबने पैसे लगा के कमा लिए, और जब रिटेलर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तब ऑपरेटर अपना माल निकालेगा। तो अगर काम करना है तो ऑपरेटर को पूरे इस मैकेनिज्म को समझ के करने की जरूरत है। और मार्केट नीचे क्यों नहीं रहती है उसका मैंने रीजन बता दिया। डीआईआई और एफआईआई की जितनी भर भी फीस है ना और जितने उनके नेट प्रॉफिट हैं वो मार्केट के ऊपर आने पर बनते हैं, नीचे आने पर नहीं बनते, और उन्हीं के हाथ में सबका पैसा होता है और वही मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो नीचे मार्केट आ जरूर सकती है, लेकिन फाइनली ऊपर जरूर जाएगी। अगर अभी भी कुछ लोगों का मानना यह है कि मार्केट में अगर पैसे लगाए और नीचे चली गई तो एक ही बात समझना कि जैसे 50 किलो के अगर वेट को ऊपर खींच के उठा रहे हो ना तो ज्यादा देर तक उठाकर रख नहीं पाओगे, हाथ दुखने लगेगा और वो छूट जाएगा। सेम तरीका यहीं पर होता है मार्केट में भी। अगर मार्केट किसी रीजन से नीचे आ गई ना तो डीआईआई और एफआईआई की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि उनको कुछ भी करके मार्केट को ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फीस और उनकी कंपनी, उनके क्लाइंट सब इसी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मार्केट ऊपर आनी है, और ऊपर आने के बाद ही ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं और पूरा स्टॉक मार्केट का जो मैकेनिज्म है ये सर्वाइव कर सकता है। आज की मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस यही शेयर करने का था। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, दोस्तों को भी करा लेना, क्योंकि ये सारी नॉलेज मिलेगी दोस्तों को, तभी वो दोस्त आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे। गैप बनाकर चलने में इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मजे करो यार।